Hello everyone, this is the UPSC main series. Here we were covering society जिसमें हम कास्ट सिस्टम कर रहे थे. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एवरीथिंग इन वेरी डिटेल. आप मेरे लास्ट वीडियोस में जाकर आप देख सकते हैं. मैं हर एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से समझाई हूँ. टुडे वी आर गोइंग टू डू द लास्ट टॉपिक ऑफ कास्ट सिस्टम, दैट इज़ ए मोबिलाइजेशन ऑफ कास्ट. ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझना. मैंने एक एक देखने को तो आप ठीक है, इस चीज़ को बहुत ही ईजिली आप रट के समझ मतलब रट जाएंगे, बट इसको बहुत ही डिटेल में आपको समझना है कि आखिर होता क्या है. हर एक चीज़ को बहुत ही मैं बारीकी से समझाऊंगी. तो पहले तो समझो कि व्हाट इज़ अ मोबिलाइजेशन ऑफ कास्ट. मोबिलाइजेशन ऑफ कास्ट किसे कहते हैं? जैसे जब कोई एक कास्ट के लोग, जैसे दलित हो गए, ओबीसी हो गए, या कोई स्पेसिफिक जाति हो गए, जो वो सब मिलकर अपने राइट्स के लिए, डिमांड के लिए या पॉलिटिकल पावर के लिए एक साथ एक्शन लेते हैं. ठीक है, या रैलीज करते हैं, या पार्टीज बनाते हैं, या वोट बैंक बनाते हैं, इसे कास्ट मोबिलाइजेशन कहते हैं. जैसे आपने अपने क्या बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में सुना होगा, मास मोबिलाइजेशन. ठीक है, मोबिलाइजेशन मतलब मिलकर जब इकट्ठा होकर जब किसी चीज़ के लिए वो डिमांड करते, कोई मांग करते, काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, दैट इज नोन एज द मोबिलाइजेशन ऑफ कास्ट. ठीक है, जैसे सब दलित, जैसे सारे दलित मिलके एक हो गए, दैट इज़ ऑल्सो मोबिलाइजेशन. सारे मराठा एक होकर रिजर्वेशन के लिए एक हो गए, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज ए मोबिलाइजेशन. तो आप समझ गए इन एग्जाम्पलों के साथ. वो एक जगह संगठित होते हैं, डिमांड रखते हैं इस चीज़ को. अब कह रहा है मोबिलाइजेशन ऑफ कास्ट परसीव्ड एज अ सेफ्टी वल्व अगेंस्ट रिवोल्यूशन. ठीक है, इसका मतलब ये होता है, यहाँ पे एलिवेशन हो जाएगा या ठीक है. इसका मतलब होता है कि कभी कभी पॉलिटिशियंस और अपर कास्ट वाले लोग क्या करते हैं, पॉलिटिशियंस एंड अपर कास्ट, ठीक है, अपर कास्ट लोग जानबूझ के कास्ट मोबिलाइजेशन को रोकना चाहते हैं. कास्ट मोबिलाइजेशन को क्या करते हैं, रोकना चाहते हैं. क्योंकि अगर लोअर कास्ट मोबिलाइज हो गए तो वह सब ऊपर वाले कास्ट मतलब वो ऊपर उठ सकते हैं, वो एलिवेट हो सकते हैं, या रिवोल्यूशन हो सकता है उनका, वो एलिवेट हो सकते हैं. जो अपर कास्ट को तो पसंद आएगा नहीं कि भाई ये हमारे मुकाबले कैसे ऊपर आ गया. इसीलिए वो कास्ट सिस्टम को किस तरीके से यूज़ करते हैं, एज अ सेफ्टी वल्व यूज़ करते हैं. ठीक है, इसीलिए वो इस तरह को सेफ्टी वल्व यूज़ करते हैं. मतलब थोड़ा थोड़ा देकर इनको चुप करा दो, जैसे स्कीम. ठीक है, इनकी डिमांड को पूरी कर दो, स्कीम. ठीक है, रिजर्वेशन. इससे लोअर कास्ट जो होगी वो शांत हो जाएगी. ठीक है, और वो पूरा मोबिलाइज ना कर पाए. इसीलिए वो क्या कर देते हैं, एज ए परसीव एज ए सेफ्टी वल्व. आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ. जो सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी को क्रीमी लेयर पे जजमेंट दी. क्या की जजमेंट दी, इससे दलित मोबिलाइजेशन ट्रिगर हो सकता था. ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने जल्दी ही इस चीज़ को अपोज कर दिया. क्यों? ताकि इसको क्यों ऐसा किया, ये यूज़ किया ना एज अ सेफ्टी वल्व. क्या हाँ ठीक है, हम तुम्हारा यूज़ कर ले रहे हैं. अगर गवर्नमेंट छोड़ देती तो जितने जो दलित ग्रुप थी वो मोबिलाइज हो जाती. जब मोबिलाइज हो जाती तो काफ़ी एलिवेट हो जाती तो पावर पे आ जाती. जो ऑलरेडी ऊपर के लोग हैं उनके लिए थ्रेटिज्म हो जाता. समझ में आया? ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि मोबिलाइजेशन ऑफ कास्ट परसीव्ड एज अ सेफ्टी वल्व अगेंस्ट रिवोल्यूशन. नेक्स्ट आते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ मैं समझाती हूँ. तेलंगाना स्टेट. ठीक है, तेलंगाना स्टेट दलित बहुजन पॉलिटिक्स शुरू हुई. ओबीसी वेयर द बैकबोन ऑफ मोबिलाइजेशन. ओबीसी कौन थी, बैकबोन थी मोबिलाइजेशन का फॉर सेपरेट स्टेट वाया जॉइंट स्टेट कमिटीज. ठीक है, आदिवासी और दलित एक्टिविज्म, इसको मैं बहुत ही डिटेल में समझाती हूँ आपको. तेलंगाना स्टेट बना था कब, अलग हुआ था 2014 में, आंध्र प्रदेश से अलग. तो उस मूवमेंट में जो ओबीसी थे ना, वो सबसे आगे थी. ठीक है, सबसे आगे खड़ी थी. दलित बहुजन की ये बैकबोन था. ठीक है, उसमें क्या हुआ कि दलित बहुजन वाले समझ लो यहाँ पर ये क्या किए थे, वोट बैंक पॉलिटिक्स खेले थे. इन्होंने क्या किया था, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, कास्ट के नाम पे इन्होंने पॉलिटाइजेशन की थी.
तो उन्होंने क्या यहाँ पर मैंने क्या बताया कि ओबीसी वगैरह जो थे ये बैकबोन थे, तो उन्होंने जॉइंट एक्शन कमेटी बनाया। इन्होंने क्या है, जॉइंट एक्शन कमेटी बनाया जिसमें डिफरेंट कास्टेस मिलकर काम करते थे, ठीक है। तो दलित बहुजन पॉलिटिक्स मतलब दलित प्लस ओबीसी प्लस अदर बैकवर्ड सब मिल के मोबिलाइज किए। इसी मोबिलाइजेशन से तेलंगाना स्टेट जो है वो अलग हुआ। यहाँ पे एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो। करंट एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, जैसे तेलंगाना में 2024 में इलेक्शन के बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, ठीक है। ओबीसी अब डिमांड कर रहे थे कि स्टेट फॉर्मेशन में हमारा रोल था, अब हमें 42% तो रिजर्वेशन दो, मिलना चाहिए। लेकिन करेंटली कितना मिला उन्हें, 10%। तो ये क्या, ठीक है। कुछ स्कीम जैसे तेलंगाना में ओबीसी सधिकारा समिति बना है, ठीक है, जो ओबीसी मोबिलाइजेशन का प्लेटफॉर्म है। आप एक डाटा यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे समझाने के लिए कि तेलंगाना पॉपुलेशन में जैसे ओबीसी 50% है, एससी 15% है, एसटी आपको 10% है, इसीलिए ओबीसी मोबिलाइजेशन डिसिसिव रहा। यू कैन यूज़ दिस। जस्ट वेट अ मिनट गाइज, फॉर अ सेकेंड। ना हम एक केस स्टडी से इस चीज़ को समझते हैं। जो हमेशा याद ये चीज़ कोशिश करना, जो ऊपर वाले लोग हैं वो नीचे वाले लोगों को कभी भी ऊपर आने की कोशिश ही नहीं करने देते हैं, ठीक है। आप एक चीज़ समझना, जैसे इस केस स्टडीज़ में बात करता है बद्रा लोग एक पॉलिटिकल एलीट था, ठीक है। उसी तरीके से वेस्ट केस स्टडीज़ है वेस्ट बंगाल की, ठीक है। पहले तो आप ये समझ लिए कि भद्रा मतलब होता है सिविलाइज्ड, भद्रा मतलब होता है सोफिस्टिकेटेड एंड सिविलाइज्ड, और लोक मतलब होता है लोग, मतलब अपर कास्ट, एजुकेटेड, रिच जेंटलमैन, ठीक है। जैसे ब्राह्मीन हो गए, यहाँ पर न्यू एलीट लोग ब्राह्मीण हो गए, कैथ्याज हो गए, बैद्याज हो गए, ठीक है। ये 3 कास्ट आ गए इसके बद्रा लोग के अंदर, ठीक है। तो ये लोग क्लोनियल टाइम से ही बंगाल के पॉलिटिकल एलीट रहे हैं, ठीक है। मतलब पावर इनके ही हाथ में रही है। तो द डिमांडेड डेमोक्रेटिक रिफॉर्म येट रिफ्यूज टू गिव द लोअर कास्ट देयर फेयर शेयर ऑफ पावर। मतलब बद्रा लोग डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की बात तो करते हैं, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की बात तो करते हैं, जैसे वोटिंग राइट कि हाँ फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट होना चाहिए, लेकिन लोअर कास्ट क्या हो गए, जैसे नमासूद्राज, राजबंशी, ये दलित, इन लोगों को पावर नहीं देना चाहते। दे यूट टू रिफ्यूज टू गिव द लोअर कास्ट देयर फेयर शेयर ऑफ पावर, ठीक है। उनका कहना है कि वी आर एलीट एंड हम ही रूल करेंगे। आप कुछ एग्जांपल से समझ लो कि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी है, ममता बनर्जी की पार्टी है टीएमसी में। अपर कास्ट लीडर जैसे ब्राह्मीण, कायस्थ्याज की ये डोमिनेंट है, ठीक है। तो लोअर कास्ट को टिकट ना कम मिलता है। तो टीएमसी में अपर लीडर्स हैं, इस तरह के लोग हैं ममता की पार्टी में, तो लोअर कास्ट को टिकट कम मिलता है। 2024 में अब लोकसभा के इलेक्शन में देख लो, टीएमसी में 42 सीट में सिर्फ 8 सीट एससी को मिली थी, एससी एंड एसटी को मिला था। तो ये ना ऊपर वालों को उठना ही नहीं देना चाहते हैं, मास मोबिलाइजेशन को रोकते हैं, ठीक है। ये रोकते हैं, ये यूज़ करते हैं एज अ सेफ्टी वर्ल्ड की कुछ चीज़ें इन्हें दे दे ताकि ये ऊपर ज़्यादा इवॉल्व ना हो सके। जैसे इसको और मैं थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ। बंगाल में नामासूद्रा दलित
दलित थे ये, ठीक है, और राजवंशी ये ओबीसी कास्ट है, ठीक है। इनके लीडर थे जोगेंद्र मंडल नामाशूद्रास के, और राजवंशी के थे, ये अंबेडकर से काफ़ी क्लोज थे। जोगेंद्र मंडल जो थे ये अंबेडकर से काफ़ी क्लोज थे, और पाकिस्तान के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी बने थे। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बने थे कहाँ के? पाकिस्तान के, ठीक है। बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन वहाँ भी हो रही थी। और राजवंशी के कौन थे? पियर ठाकुर, सॉरी नामाशूद्रास के एक और थे पियर ठाकुर, ठीक है। ये सब क्या थे? ये सब क्या थे? अम्बेडकरिस्ट थे, अम्बेडकर को फॉलो करने वाले, मतलब अम्बेडकर को फॉलो करने वाले थे। उन्होंने देखा कि अपर कास्ट जो भद्र लोग है, जो भद्रा लोग हैं, ठीक है, उन्हें पावर नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो उन लोगों को पावर भद्रा लोग नहीं दे रहे, तो उन्होंने पार्टीशन के ओपिनियन, मतलब सॉरी, उन्होंने पार्टीशन का ऑप्शन लिया। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बोला कि हाँ ठीक है चलो पार्टीशन जो हो रहा है होना चाहिए। ये मुस्लिम लीग का साथ देने लगे, ठीक है। इन्होंने कहा कि हाँ हम अलग देश में जाएंगे क्योंकि इस देश में तो हमें मिल ही नहीं रही है ये चीज़, हमें कहीं ना कहीं हमें रिकॉग्नाइजेशन मिल ही नहीं रही है, तो ये इन्होंने मुस्लिम लीग का साथ देने लगे थे, ठीक है। इससे हिंदू जो मेजोरिटी वेस्ट बंगाल के लोग थे वो हैरान हो गए कि दलित लोग पाकिस्तान कैसे जाएंगे। ये बैकग्राउंड स्टोरी थी, ठीक है। आपको और भी मैं थोड़ा डिटेल में समझा देती हूँ थोड़ा। 1947 में जोगेंद्र मंडल ने मुस्लिम लीग से अलायंस किया था, ठीक है, क्योंकि उनको लगता था कि कांग्रेस जो है जिसमें भद्रा लोग डोमिनेट करते हैं वो दलित को इग्नोर कर रही है, ठीक है। तो वो पाकिस्तान के फर्स्ट कैबिनेट लॉ मिनिस्टर भी बने थे, लेकिन बाद में उन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया क्योंकि दलितों के साथ डिस्क्रिमिनेशन वहाँ भी हो रही थी, ठीक है। आप एक एग्जांपल करंट रिलेवेंस, मैंने पहले भी ये एग्जांपल समझाया है, पसमंदा मुस्लिम, ठीक है। ये लीडर कह रहे हैं, इन्होंने ये बैकवर्ड मुस्लिम के लीडर थे, ठीक है। आज भी पसमंदा मुस्लिम है, जैसे ये बैकवर्ड मुस्लिम है, पसमंदा मुस्लिम के लीडर कह रहे हैं कि अगर अपर कास्ट मुस्लिम ने हमें पावर नहीं दी तो हम हिंदू दलित पार्टीज के साथ अलायंस कर लेंगे। इनका कहना है, किनका कहना है? पसमंदा मुस्लिम का। ये सेम लॉजिक की बात है, ठीक है। अब आओ ध्यान, अब आते हैं, तो ये अंबेडकर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड थे, ये कांग्रेस HMS फंक्शन से थे, ठीक है। इन्होंने अपोज किया था पार्टीशन को, और इन्होंने सस्पेक्टेड हिंदू मेजोरिटी वेस्ट बंगाल, तो ये सस्पेक्ट हुए थे, ठीक है। पोस्ट पार्टीशन मोस्ट ऑफ द नामाशूद्रा हैबिटेट वेंट टू EP and max exodus in 1950 West Bengal refused to rehail दंडाकारण्य and AN। इसको मैं थोड़ा आपको समझाती हूँ, ठीक है। क्या हुआ था कि पार्टीशन 1947 में ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश को एरिया मिला, तो वहाँ नामाशूद्रा कम्युनिटी की मेजॉरिटी एरिया था, जैसे खुलना, फरीदपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान में। तो उसके बाद क्या हुआ, पार्टीशन के बाद वहाँ नामाशूद्रा लोग हिंदू थे और उन्हें वहाँ रहना मुश्किल हो गया, इसीलिए 1950 के आसपास लाखों नामाशूद्रा वेस्ट बंगाल में रिफ्यूजी बनकर आ गए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने उनके लिए रिहैबिलिटेशन का कैंप लगाया, लेकिन उन्हें प्रॉपर लैंड और जॉब आज तक नहीं मिली। स्कीम आप यहाँ पे एक एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट रिफ्यूजी रिहैबिलिटेशन स्कीम, ठीक है। ये 1950 से 60s में 10 लाख प्लस नामाशूद्रा रिफ्यूजीज आए, ठीक है। और आज भी उन्हें डिसेंडेंट क्या कहा जाता है? डिसेंडेंट ऑफ सुंदरबन, नाडिया या नॉर्थ 24 प्रागनाज में रहते हैं। ये कहाँ रहते हैं? सुंदरबन, नाडिया एंड नॉर्थ 24 परगनाज में रहते हैं, ठीक है। आप करेंटली उठा के देख लो तो इन लोगों को लैंड राइट अभी भी लैंड राइट का इशू है इनके साथ, इसलिए नामाशूद्रा कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट किया कि हमारे पुरखों की लैंड रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो दीज आर द थिंग्स जो ये लोग फेस कर रहे हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को और मैं समझाती हूँ। लेटर बाय 1990s ग्रुप कॉन्सुलेटेड देयर होल्ड, ठीक है।
एक आते हैं आपको क्या बोलते हैं, माटिया मूवमेंट बाय हरिश्चंद्र ठाकुर। ठीक है, इसमें क्या हुआ तो मैं बताती हूँ। पहले तो ये समझो ये माटिया क्या होता है। माटिया एक वेस्ट बंगाल का कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट है, कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ एक आदिवासी ट्राइबल लोग रहते हैं। ठीक है, ये लोग ठाकुर टाइटल यूज़ करते हैं। व्हाट दे डिड, ये ठाकुर टाइटल यूज़ करते हैं। हैं आदिवासी लेकिन ठाकुर टाइटल यूज़ करते हैं, लेकिन अपर कास्ट राजपूत नहीं है ये डिसइनहेरिटेड, जैसे जिनका जिन्हें जिन्हें उनका हक नहीं मिला, जिन्हें उनका हक नहीं मिला था। ब्राह्मणिकल हेरिडिटी मतलब उन पे अपर कास्ट का रिचुअल इम्पोज किया गया था, इम्पोज किया गया था। टीएमसी बट सीए 2003 डिड नॉट रिकॉग्नाइज देम एज अ सिटीजन। टीएमसी ने सिटीजन रिकॉग्नाइज नहीं की थी। ममता दी कांट रियली होल्ड सीए 2000 में बीजेपी गेव दिस जनरल टाइटल टुवर्ड बीजेपी मोदी विजिट ओरकंडी। ठीक है, की पॉइंट, मोबिलाइजेशन ऑफ कास्ट एसोसिएशन टू कास्ट इज स्टिल अ क्लियरेंस प्रैक्टिस इन इंडियन पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल पार्टीज देर आर टाइड टू बेनिफिट देम एज अ वाया पॉलिटिक्स। Mobilization of caste and association of caste is still a clearance of practice in Indian politics. मतलब कास्ट मोबिलाइजेशन को पकड़ना मुश्किल है, कभी एक्टिव होती है, कभी डोरमेंट पॉलिटिशियन इसको यूज़ भी करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं। एग्जाम्पल बिहार में खुशवाहा और वर्सेस कोयरी, दोनों ओबीसी हैं लेकिन क्लैशेस होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज टेकन अ टाइड टू बेनिफिट द वाया पॉलिटिक्स। इसे मतलब पार्टीज अब ये समझ गए कि कास्ट ग्रुप को कंक्रीट बेनिफिट स्कीम जॉब रिजर्वेशन दो तब भी वोट मिलेगी। वाया पॉलिसीज, पॉलिटिकल पार्टीज देन टाइड टू बेनिफिट दिस वाया पॉलिसीज। ठीक है, सिर्फ रेथ्रोटिक्स काम नहीं चलता। एग्जाम्पल आप देख लो, पीएम आवास योजना डाटा 2024 में 55% बेनिफिशरीज SC/ST। ऑल्सो कल्चरल फिगर एंड क्यूटिलम इज़ यूज टू गेनर द सपोर्ट। इसमें आप देख लोगे मतलब पार्टीज कास्ट के कल्चर आइकॉन जैसे जॉन अम्बेडकर, महाराणा प्रताप, शिवाजी इस सेक्टर को यूज़ करती है। उन्हें स्टेटस लगवाना, जयंती मानना, इसे कल्चरलिज्म कहते हैं। इसे कास्ट ग्रुप इमोशनल मोबिलाइज भी कहा जाता है। जैसे अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को ऑलमोस्ट सब पार्टीज इवेंट करती है। बीजेपी ने 2600 अम्बेडकर स्टेटस लगवाया। कांग्रेस ने अम्बेडकर कल्चर प्रोग्राम किया। ये सब कल्टिसिज्म है, ये सब क्या है, कल्टिसिज्म है। कास्ट मोबिलाइजेशन का मतलब होता है कि एक कास्ट के लोग मिलकर अपने हक के लिए आवाज़ उठाना, जैसे तेलंगाना में ओबीसी ने मिलकर आवाज़ उठाई। वेस्ट बंगाल का केस इंटरेस्टिंग है, वहाँ भद्रा लोग अपर कास्ट एजुकेटेड ने हमेशा पावर अपने पास रखी, नामासूद्रा जैसे दलित लोगों को पावर नहीं दी। इसलिए उनके लीडर जोगेंद्र मंडल ने पाकिस्तान जाने का ऑप्शन भी सोच लिया था, इतना फ्रस्ट्रेशन था। पार्टिजेशन में उनका मेजोरिटी एरिया ईस्ट पाकिस्तान चला गया था, तो वो रिफ्यूजी बन के वापस वेस्ट बंगाल आए, इसलिए उनको लैंड होल्डर आज भी नहीं बनाया गया है। ये सब सुंदरबन वगैरह नाडिया में रहते हैं। 1990 में फिर से उनकी मोबिलाइजेशन शुरू हुई और माटिया ट्राइबल कम्युनिटी को सीपीएम और टीएमसी ने इग्नोर किया था। ठीक है, तो बीजेपी ने उन्हें 2000 में स्कीम देकर अपना वोटर बनाया। ठीक है, वोटम लाइन में कास्ट मोबिलाइजेशन पॉलिटिक्स का एक परमानेंट पार्ट है, कभी दिखती है कभी नहीं। कास्ट मोबिलाइजेशन पॉलिटिक्स का एक परमानेंट पार्ट है। एक पॉलिसीज और कल्चर सिंबल अम्बेडकर शिवाजी कि कास्ट ग्रुप को सेटिस्फाई करने के लिए कोशिश करते हैं। कास्ट मोबिलाइजेशन को ही सेफ्टी वेल बना दिया जाता है, मतलब मोबिलाइजेशन को अलाउ किया जाता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन कंट्रोल में रहकर कि हाँ तुम प्रोटेस्ट करो, हम तुम्हारी बात सुनेंगे, लेकिन हम तुम्हें थोड़ा सा दे देते हैं ताकि तुम चुप हो जाओ।
मान लो कि दलित लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, उन्हें लगता है कि सिस्टम उनके साथ इनजस्टिस कर रही है, तो अगर ये पूरा मोबिलाइज होकर एक साथ ख़राब हो जाए तो ये सिस्टम के लिए खतरा बन सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट, ये रूलिंग एलिट क्या करती है, कुछ दलित लीडर को अपने साथ ले लेती है, उन्हें थोड़ा बेनिफिट दे देती है, जैसे कोई स्कीम, कोई पोस्ट या कमेटी की जगह। तो दलित लीडर अपनी कम्युनिटी को कहेंगे कि देखो तुमने तुम्हारे लिए इतना, देखो हमने तुम्हारे लिए इतना कर दिया, अब और मत लड़ो। तो इस तरह मोबिलाइजेशन को कंट्रोल कर लिया जाता है। तो कास्ट मोबिलाइजेशन को ही कहीं ना कहीं इस चीज़ को सेफ्टी वेल्व की तरह यूज़ किया जाता ताकि ये एलिवेट ना हो सके।